जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ऐसा हम वादा करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं होती हैं, कौन कौन सी। तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, ये इनकी 6 भाषाएं होती हैं संयुक्त राष्ट्र की। अब इन भाषाओं को कैसे याद किया जाए, तो इसके लिए ट्रिक ध्यान रखिए। अच्छे चीनी अंग्रेज, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच बोलते हैं। क्या ट्रिक है कि अच्छे चीनी अंग्रेज, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच बोलते हैं। तो इससे क्या तात्पर्य, तो अच्छे से हो जाएगा अरबी, चीनी से हो जाएगा चीनी, अंग्रेज से हो जाएगा अंग्रेजी, रूसी से हो जाएगा रूसी, स्पेनिश से हो जाएगा स्पेनिश और फ्रेंच से हो जाएगा फ्रेंच। तो अच्छे चीनी अंग्रेज, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच बोलते हैं, या इसका ट्रिक हो जाएगा। तो यहां जो दिया है जापानी नहीं है, उर्दू भी नहीं है, चीनी जो है या जो है संयुक्त राष्ट्र भाषा की 6 भाषाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी जान लीजिए। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की। और उसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव भी ध्यान रखिए, तो ये है एंटोनियो गुटेरस। इसका जो प्रमुख अंग है वह सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये इसके प्रमुख अंग हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये जान लीजिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण, उपयोग और जागरूकता को बढ़ावा देना। भारत की जो पहली रामसर साइट है, यह भी पूछ लेता। तो भारत की पहली रामसर साइट जो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1981 में बना। तो रामसर सम्मेलन जो हुआ पहला, वो 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी, यह भी ध्यान रखिए। तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट जो सुंदरबन वेटलैंड है, जो कि पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटी रामसर साइट भी है, ध्यान रखिए, तो यह रेणुका झील है। जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब बात यहाँ हो रही फरवरी माह की, तो चलिए फरवरी माह के हम लोग दिवस को जान लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाते हैं। तो 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी इंपॉर्टेंट है, अभी कल ही हम लोग पढ़े हैं। सरोजनी नायडू जयंती, राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाते हैं इनके उपलक्ष्य में। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। फरवरी माह का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में विश्व धरोहर रेलवे की सूची में कौन सा रेलवे नहीं आता। भारत में विश्व धरोहर रेलवे की सूची में कौन सा रेलवे नहीं आता, यह आपसे पूछा है। तो कालका शिमला रेलवे या भी आता है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे या भी आता है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे या भी आता है, परंतु कोंकण रेलवे या नहीं आता। तो इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे एक अत्याधुनिक रेलवे लाइन है जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय इलाकों से होकर गुजरती है। यह तकनीकी दृष्टि से बहुत उन्नत है, लेकिन इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता नहीं मिली है। भारत के 3 विश्व धरोहर रेलवे हैं, कौन कौन से हैं, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। कौन सा है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये कहां पर है, तो यह जो आपका है यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में यह है आपका, पश्चिम बंगाल में है, और इसको 1999 में मान्यता मिली। उसके बाद आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, और इसको जो मान्यता मिली वह 2005 में मिली। कब मान्यता मिली, तो 2005 में इसे मान्यता मिली। वेस्ट बंगाल को कब मिली, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को कब मिली, तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को 1999 मान्यता मिली। अब बचता है कालका शिमला रेलवे। तो कालका शिमला रेलवे की बात करें तो इसे जो मान्यता मिली या 2008 में मिली, या आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है।
इन तीनों को सामूहिक रूप से यूनेस्को ने माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के तहत सूचीबद्ध किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के भी स्थिति में इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 से संबंध है, की स्थिति में भी कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 20, दोषसिद्ध व्यक्ति के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार नैतिक और मानवाधिकार के मूल आधार हैं और आपातकाल के दौरान भी इनका हनन नहीं किया जा सकता। बाकी आपातकाल की बात करें तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकते। 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया और स्पष्ट की गई है। अनुच्छेद 21 को भारतीय न्यायपालिका ने राइट टू लाइफ की विस्तृत परिभाषा से सशक्त बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के कार्यालय अनुसार, अनुच्छेद 56 जो है उसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह कार्यकाल तब तक जारी रहता है जब तक नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल पूरा होने से पहले भी स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकता है, जो उपराष्ट्रपति को संबोधित होगा। अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो है निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका इसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 53 कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति में निहित कार्यकारी शक्तियां। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं एग्जाम के दृष्टि से। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा। अनुच्छेद 54 में दिया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 56 में दिया गया राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, कार्यालय की कोई सीमा नहीं है इसके लिए। इस्तीफा किसको देगा, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से दे सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 61 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। सोवियत गणराज्य में उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वह हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथुआनिया। लिथुआनिया वह पहला देश था जिसने 11 मार्च 1990 को, कब, तो 11 मार्च 1990 को 11 मार्च 1990 को सोवियत संघ यूएसएसआर से अपनी स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा की थी। अब यूएसएसआर के विघटन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि अन्य देशों ने बाद में स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन लिथुआनिया का यह निर्णय प्रतीकात्मक रूप से सबसे बड़ा कदम था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो यूएसएसआर में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश जो बना लिथुआनिया 1990 में। यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा 24 अगस्त 1991 को की थी, यह भी ध्यान रखिए। जॉर्जिया ने स्वतंत्रता 9 अप्रैल 1991 को घोषित की थी। मालदीव जो ऑप्शन दिया कभी भी यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था, यह विकल्प नहीं है, इसमें सही नहीं है। यूएसएसआर का आधिकारिक विघटन जो हुआ था वह हुआ था 26 दिसंबर 1991 को। यूएसएसआर की स्थापना जो हुई 30 दिसंबर 1922 को हुई थी। यूएसएसआर का पहला नेता व्लादिमीर लेनिन था। यूएसएसआर की राजधानी मॉस्को थी। यूएसएसआर का संविधान पहली बार लागू हुआ 1924 में। यूएसएसआर कुल कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, तो यूएसएसआर कुल जो है 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। यूएसएसआर के विघटन के बाद सबसे बड़ा देश जो बना हुआ रूस बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विश्व के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अडोल्फ हिटलर को। फ्यूहरर एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है नेता या गाइड। अडोल्फ हिटलर ने खुद को जर्मनी का सर्वोच्च नेता घोषित किया था और फ्यूहरर की उपाधि धारण की थी। वह 1934 से 1945 तक जर्मनी के तानाशाह रहे और नाजी पार्टी के प्रमुख थे। बाकी ऑप्शन में दिया डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे 2017 से 2021 में। उसके बाद फिर राष्ट्रपति बने हैं, 47वें राष्ट्रपति बने हैं। अडोल्फ हिटलर की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट की बात में जो ऑप्शन दिया फ्रांस का सम्राट था, प्रसिद्ध सैन्य नेता था।
और नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बाकी हिटलर की बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था और 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में होता है। हिटलर की आत्मकथा है मेरा संघर्ष। हिटलर की पार्टी का क्या नाम था, तो नाजी पार्टी इसकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद हुआ था। हिटलर की मृत्यु कब हुई, तो 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की थी इसने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। भारत केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संस्थान 1951 में स्थापित किया गया और यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है, CISR के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो नई औषधियों की खोज, औषधीय अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित शोध करना। कुछ चलिए प्रमुख अनुसंधान संस्थान जान ले। तो भारतीय विज्ञान अनुसंस्थान की स्थापना 1909 में हुई। इसका कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान को अभी हम लोग पढ़े, जिसकी स्थापना 1951 में हुई। स्थान जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना 1947 में हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की जो बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में, मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में, स्थान देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में, स्थान नई दिल्ली। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में, कहां पर, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई 1896 में हुई, परंतु भारत ने जो भाग लिया वो 1900 में भाग लिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900। भारत की ओलंपिक में पहली भागीदारी जो थी 1900 में थी। ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था, या 1900 वाला। उस समय भारत की ओर से केवल एक एथलीट नॉर्मन पिचार्ड ने हिस्सा लिया था। नॉर्मन पिचार्ड वह भारत के पहले प्रतिभागी थे, ओलंपिक प्रतिभागी थे। उन्होंने दो रजत पदक जीते थे, 200 मीटर रेस में और 200 मीटर बाधा दौड़ में। यह ब्रिटिश भारत के नाम पर था क्योंकि भारत स्वतंत्र नहीं था। हालांकि भारत ने 1900 में भाग लिया था टीम के रूप में। भारत ने 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें नियमित भागीदारी शुरू की। भारत का पहला ओलंपिक मेडल कब आया, यह आपसे पूछ सकता है एग्जाम से संबंधित। तो 1900 में आया, नॉर्मन पिचार्ड ने 2 रजत पदक जीते। भारत का पहला टीम खेल गोल्ड मेडल कब और किस में, तो 1928 में हॉकी में। भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता कौन है, तो भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता जो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो उन्होंने 2000 में वेट लिफ्टिंग में जीता। ओलंपिक खेलों की शुरुआत अभी हम लोग पढ़े 1896 एथेंस से हुई। भारत ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कितने मेडल जीते, तो 7 जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य जीते थे। 2020 का जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो जापान में हुआ था। 2024 का जो ओलंपिक हुआ था पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2028 का जो ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा और 2032 का भी डिसाइड हो चुका है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साल्की जो है वह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी। INS साल्की भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी है। इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया गया। इसे 1992 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह डीजल इलेक्ट्रिक प्रकार की पनडुब्बी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी। भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीत नाटक अकादमी थी। संगीत नाटक अकादमी भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी है जिसे संगीत, नृत्य और नाटक जैसे शास्त्रीय और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और प्रचार प्रसार हेतु स्थापित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई, तो यह भी डेट ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1952 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय का है तो नई दिल्ली में है। चलिए कुछ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जान लीजिए। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1952 में हुई। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो हुई 1954 में हुई। ललित कला अकादमी की जो स्थापना 1954 में हुई। संगीत नाटक अकादमी को पुरस्कार देना प्रारंभ किया 1992 से प्रारंभ किया। भारत रत्न
पहले संगीतक कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त पहले संगीतक जो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें 1998 में मिला। भारतीय नाट्य शास्त्र के जनक कौन है? तो भारतीय नाट्य शास्त्र के जो जनक हैं वो भरत मुनि हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है? भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के 17वें गवर्नर थे। कब, कौन से थे गवर्नर थे? तो ये 17वें गवर्नर थे। उन्होंने 15 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक आरबीआई गवर्नर के रूप में सेवा की थी। बाद में वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। 2004 से 2014 तक इस पद पर रहे। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में जान लीजिए। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। पहले आरबीआई गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये ब्रिटिश गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई अधिनियम 1934 में आया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था, यह आपसे पूछा है। तो रूस, फिनलैंड और जॉर्जिया या किर्गिस्तान। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिनलैंड जो है कभी भी यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था। फिनलैंड कभी भी सोवियत संघ का हिस्सा नहीं रहा। हालांकि यह सोवियत संघ के पड़ोसी देशों में से एक था और उसके साथ कई संघर्ष भी हुए, लेकिन यह कभी यूएसएसआर में शामिल नहीं हुआ। यूएसएसआर की बात करें तो अभी हम लोग पढ़े, पर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यूएसएसआर का विघटन जो हुआ वो 25 दिसंबर 1991 को हुआ। इसमें कुल 15 गणराज्य थे। कौन कौन से थे? तो रूस था, यूक्रेन था, बेलारूस था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, मोल्दोवा और रूस। रूस जो है सबसे बड़ा उत्तराधिकारिक देश था इसका। तो ये रहे 15 इसके देश जो यूएसएसआर में शामिल थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक किसान थे जो बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले थे। उन्होंने महात्मा गांधी को नील किसानों की समस्याओं के बारे में बताया और बार बार आग्रह करके 1917 में उन्हें चंपारण लाने में सफल हुए। यह आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। चलिए गांधी जी के आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में शुरू हुआ, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में किसानों की कर माफी के लिए इन्होंने आंदोलन किया। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में मजदूर आंदोलन, गांधी जी ने इस भूख हड़ताल की इस आंदोलन के द्वारा। गांधी इरविन समझौता 1931 में सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद यह हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास के अध्यक्ष थे और वे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। वह एक प्रतिष्ठित वकील और न्यायविद थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में योगदान दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास के अधिवेशन। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे 1888 में। अंतिम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम वेडरबर्न थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो रहे कांग्रेस के वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे भेजना होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे भेजना होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए। मैक्सिमम लोग इस प्रश्न को गलत करके आएंगे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति टिक करके आएंगे, परंतु राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उन्हें यह त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 94 के अंतर्गत आता है।
चलिए वो लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है पहले सत्र में। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या नई लोकसभा के गठन तक। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीबी मौलंकर साहब थे 1952 में। एकमात्र महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही हैं? तो मीरा कुमार जी रही हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र अध्यक्ष को ही देना होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है? अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है? यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्णदेवराय के। अष्टदिग्गज शब्द का अर्थ होता है 8 महान विद्वान। यह उपाधि विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के महानतम शासक श्री कृष्णदेवराय के दरबार में मौजूद 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवियों को दी गई थी। इनका काल 16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ये कवि तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के प्रतीक माने जाते हैं। अष्टदिग्गज के जो प्रमुख सदस्य हैं वो हैं अलसानी पेदाना, नंदी थिम्मा, मधयागरी मल्लना, धुर्जटी, अरंगती अनंतमती, पिंगली सूरना, रामभद्रु, तेनाली रामकृष्ण, ये इनके इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न के कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिए। तो श्री कृष्णदेव का जो शासनकाल था वो 1509 से 1529 ईस्वी में था। तेलुगु भाषा का सबसे बड़ा संरक्षक कौन थे? तो श्री कृष्णदेव राय थे। अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? तो तेलुगु साहित्य से संबंधित है। तेनालीराम किस दरबार में? तो श्री कृष्णदेव के राय के दरबार में थे। श्री कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो अमुक्ता मालव्य इनकी प्रसिद्ध कृति है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 66.5 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? 66.5 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त यह दर्शाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके उत्तर में कुछ और स्थानों पर पूरे दिन सूर्य नहीं डूबता या नहीं निकलता। इसे ध्रुवीय दिन और रात की स्थिति कहा जाता है। बाकी बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी भारत से होकर गुजरती है। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अफ्रीका से होकर जाती है। आर्कटिक वृत्त की बात करें तो 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र की सीमा पर है और अंटार्कटिक वृत्त की बात करें तो 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र की सीमा पर है। कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो पृथ्वी के कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 180 है। पृथ्वी का भूमध्य रेखा अक्षांश जो है 0 डिग्री है। भारत से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी है। आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी पर है। और अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर है? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी पर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वनों में ऋषियों द्वारा निम्नलिखित में से क्या लिखा गया था? वनों में ऋषियों द्वारा निम्नलिखित में से क्या लिखा गया था? यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो जगह ऑप्शन बी, अर्यक है। अर्यक शब्द का अर्थ होता है वनों में लिखा गया। ऋषियों द्वारा वनों में एकांत में बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए वे अर्यक कहलाते हैं। ये ग्रंथ संहिताओं और उपनिषदों के बीच की कड़ी होती है और वेदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। अर्यक के प्रमुख बिंदु की बात करें तो यह वेदों का तीसरा भाग है। इसका अध्ययन गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में किया जाता है। इनमें धार्मिक कृत, यज्ञ, ध्यान और आत्मज्ञान की व्याख्या होती है। यह संहिताओं के कर्मकांड से उपनिषदों के ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ने के माध्यम है। वेदों के कितने भाग होते हैं? तो वेदों के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अर्यक और उपनिषद। ये वेदों के 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस मंदिर से संबंधित है? प्रसिद्ध अंबुबाची मेला जो है किस मंदिर से संबंधित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, कामाख्या मंदिर से संबंधित है। अंबुबाची मेला भारत के असम राज्य के कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित एक प्रसिद्ध तांत्रिक उत्सव है। यह मेला गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला किस राज्य में होता है? अभी हम लोग पढ़े असम राज्य में। अंबुबाची मेला किस देवी को समर्पित है? तो देवी कामाख्या को। कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नीलांचल पर्वत पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के अंतर्गत दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? कब हुआ था दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन? तो ये भी जान लीजिएगा।
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलिंगडन के समय। लॉर्ड विलिंगडन के समय दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। या गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल के दौरान, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1931 से 1936 के दौरान आयोजित किए गए थे। उन्होंने लॉर्ड इरविन के बाद भारत के वायसराय का पद संभाला। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ पहला हुआ वह 1930 में। इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बाकी दूसरे गोलमेज सम्मेलन अभी हम लोग पढ़े हैं 1931 में हुआ, लॉर्ड विलिंगडन इस समय वायसराय थे, गांधी जी ने इसमें भाग लिया था गांधी इरविन समझौता के बाद। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में हुआ लॉर्ड विलिंगडन के समय, लेकिन कांग्रेस ने फिर बहिष्कार किया। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिकल अवार्ड लागू किया। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है ये भी जान लीजिए। तो गोलमेज सम्मेलन जो था वह लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया जाता था। दूसरे सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। केवल एक बार गांधी जी ने भाग लिया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही। पूना समझौता कब और क्यों हुआ यह भी प्रश्न बनता है। तो पूना समझौता जो है वह 1932 में अछूतों को पृथक निर्वाचन से बचाने के लिए गांधी जी और भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। तो पूछ लेता है एग्जाम में कि पूना समझौता किनके बीच हुआ, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल जो है वह किसका मिश्र धातु है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है जिसे कापर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। कापर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है पीतल को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें सामान्यतः 60 से 70% तांबा और 30 से 40% जिंक होता है। या सोने जैसी चमक के कारण सजावटी वस्तुओं और संगीत वाद्य यंत्रों के लिए प्रयोग में आता है। बाकी कांच कैसे बनाया जाता है, कांच मिश्र धातु जो कॉपर और टिन मिलाकर बनाया जाता है। स्टील की बात करें तो आयरन प्लस कार्बन को मिलाकर स्टील बनाया जाता है। नाइक्रोम की बात करें तो निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन को मिलाकर नाइक्रोम बनाया जाता है। सोल्डर की बात करें तो लेड्स जिसे सीसा बोलते हैं टिन को मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख जो है ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका अर्थ है तीन पिटक या तीन टोकरी। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा प्रमुख रूप से मान्य है। त्रिपिटक के तीन भाग कौन कौन से, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक भिक्षुओं के आचार और नियम से संबंधित है। सुत्त पिटक भगवान बुद्ध के उपदेश हैं और अधिधम्म पिटक में दर्शन और मानसिक तत्वों की व्याख्या की गई है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगम सूत्र जो है यह भी ध्यान रखें जैन धर्म के ग्रंथ हैं। और वेदों की बात करें तो यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक में संग्रहित किया गया। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को किस पिटक में संग्रहित किया गया, तो सुत्त पिटक में संग्रहित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का संस्थापक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का संस्थापक है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी नहलोविस मॉडल। पीसी नहलोविस जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं। इनका जो मॉडल रहा है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो रहा यह इनके मॉडल पर ही आधारित था। तो पीसी प्रशांत चंद्र महानलोविस जो है 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कोलकाता में की थी। उन्हें भारतीय सांख्यिकी विज्ञान के जनक कहा जाता है। उन्हें महानलोविस दूरी नामक एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी सिद्धांत भी विकसित किया था। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई यह भी पूछ सकता है। तो 1931 में। मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। संस्थापक थे पीसी नहलोविस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी नहलोविस की जयंती पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा, तो 1961 से 1966 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री। इस योजना स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग का सामंजस्यपूर्ण विकास था। हालांकि इस योजना को 1965 के भारत पाक युद्ध, 1962 के भारत चीन युद्ध और 1966 के सूखे कारण सफलता नहीं मिल सकी।
चलिए कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डॉमल मॉडल पर आधारित था, या 1951 से 1956 के बीच में रहा, कृषि आधारित या था। नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पीसी नहलोविस मॉडल था और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था औद्योगिक विकास था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, इसका मुख्य उद्देश्य था स्वावलंबन कृषि और प्लस उद्योग से निर्भर था। चौथी योजना जो थी 1969 से 1974 गरीबी हटाओ पर, इसमें विशेष जोर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अंतरिम सरकार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। अंतरिम सरकार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी थे। भारत के अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन ब्रिटिश मूल के थे। उनके बाद श्री राजगोपालाचारी 21 जून 1948 को पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि 1950 में भारत गणराज्य बना और यह पद समाप्त हो गया। तो कुछ महत्वपूर्ण जान लीजिए एग्जाम की दृष्टि से, रिवीजन कर लीजिए। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे 1950 से। अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में गवर्नर जनरल का पद 26 जनवरी 1950 को समाप्त कर दिया और गणराज्य बनने पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो जो है किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, या एक विलुप्त ज्वालामुखी और तंजानिया देश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया देश में स्थित है किलिमंजारो पर्वत, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। स्थित कहाँ है, तो तंजानिया, पूर्व अफ्रीका में। महत्व क्या है, या तो यह पर्वत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और पर्वतारोहियों के लिए बेहद लोकप्रिय है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यह भी आपसे पूछ सकते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है एंकोंगुआ है, जो कि अर्जेंटीना देश में। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और चीन में स्थित है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एल्ब्रस है, जो कि रूस देश में स्थित है। उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट डेलानी है, जो कि यूएसए में है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट कोजेस्को है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन विजय जो है निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारगिल युद्ध से संबंधित है। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध 1999 के दौरान चलाया गया एक सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र जैसे कि एलओसी पर कारगिल सेक्टर से बाहर खदेड़ना था। युद्ध की अवधि थी मई से जुलाई 1999। स्थान तो जम्मू कश्मीर के कारगिल, द्रास और बटाली क्षेत्र था। परिणाम क्या हुआ, तो भारत की निर्णायक जीत हुई, क्षेत्र से घुसपैठियों की सफाई हुई। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस विजय वो जान लेते हैं, ऑपरेशन विजय जान लेते हैं जो चलाया गया। तो ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन से भी जुड़ा है, जब पुर्तगालियों से गोवा को भारत में मिलाया गया। ये प्रमुख ऑपरेशन है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर उग्रवादियों को निकालने हैं। तो ऑपरेशन मेघदूत क्या है, तो ऑपरेशन मेघदूत जो है 1984 में भारत द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न पूछा गया सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि की प्रणाली को भारत में लागू करने वाला पहला शासक जो था हैदराबाद का निजाम था। इस संधि की शुरुआत की थी ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने। यह नीति ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की रियासतों में राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण देने के लिए बनाई गई थी। तो सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को। प्रथम भारतीय शासक जिसने यह संधि स्वीकार की तो निजाम, हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। टीपू सुल्तान ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और चौथे मैसूर युद्ध में मारा गया 1799 में। ग्वालियर के सिंधिया ने 1803 में सर आर्थर वेलेस्ली के साथ संधि की थी। सहायक संधि प्रणाली के तहत शक्तियां धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो घास का मैदान है वो बेल्ट है, सही है। मध्य एशिया का जो घास का मैदान है वो स्टेपी है, यह भी सही है। ऑस्ट्रेलिया का जो घास का मैदान है वो डाउन्स है, ये भी सही है। और अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है वो पेरिसिया, गलत है। अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है वो पंपास है, क्या है,
पंपास है यहाँ का घास का मैदान। तो इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है वो पंपास है, ना कि पेरिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। चलिए क्षेत्र और घास के मैदान जान लेते हैं। अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है वो पंपास है। ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान डाउन्स है। मध्य एशिया के घास का मैदान स्टेपी है। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो वेल्ड पाए जाते हैं। बाकी अमेरिका कनाडा के घास का मैदान जो है पेरिस है। रूस और मध्य एशिया का जो घास का मैदान है वो स्टेपी, और हंगरी के जो घास का मैदान है वो पुस्ताज है। हंगरी का ध्यान रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, तो इससे घास का मैदान का नाम है पुस्ताज है। तो ये रहा टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, यह आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है। अब इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर लिखना। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।